जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां किताबें ही ना हो। बहुत समय पहले यही सच्चाई थी। ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ बातों या हाथ से लिखे गए स्क्रॉल के जरिए पहुंचाया जाता था। फिर प्राचीन चीन में एक क्रांति आई। लोगों ने लकड़ी के ब्लॉक पर नक्काशी करके छपाई करने का तरीका खोज निकाला। लकड़ी के ब्लॉक से छपाई का यह तरीका, जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, 7वीं शताब्दी के आसपास सामने आया। सबसे पुरानी छपी हुई किताब जो हमें पता है वो है डायमंड सूत्रा। यह बौद्ध धर्म का लेख 868 ईस्वी में वुड ब्लॉक का उपयोग करके छापा गया था। जरा सोचिए, हर पेज को उकेरने में कितनी कुशलता और धैर्य की जरूरत होगी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने पूरे चीन में ज्ञान फैलाया। लोगों ने इसका इस्तेमाल कैलेंडर, गणित के चार्ट और यहाँ तक कि ताश के पत्ते छापने के लिए भी किया। दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास कागज के आविष्कार ने छपाई के प्रसार को और बढ़ावा दिया। वैसे तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अपने आप में एक क्रांति थी, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थीं। हर ब्लॉक को उकेरना बहुत समय लेने वाला काम था। 1040 ईस्वी के आसपास बाइशेंग नाम के एक प्रतिभाशाली चाइनाई आविष्कारक ने इसका एक उपाय निकाला, मूवेबल टाइप। बाइशेंग ने हर अक्षर के लिए छोटे, दोबारा इस्तेमाल करने लायक ब्लॉक बनाए। उसने इन ब्लॉकों को मिट्टी से बनाया और उन्हें सख्त होने तक पकाया। अलग अलग अक्षरों वाले इन ब्लॉकों को अलग अलग तरह से सजाकर अलग अलग लेख बनाए जा सकते थे। यह आविष्कार एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसने छपाई को तेज और ज्यादा आसान बना दिया। हालांकि बाइशेंग के आविष्कार ने तुरंत वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जगह नहीं ली। मूवेबल टाइप की असली ताकत को पूरी तरह से सामने लाने के लिए सदियों बाद एक और जीनियस का इंतजार करना पड़ा। 15वीं शताब्दी में यूरोप में जोहानेस गुटेनबर्ग, जो एक जर्मन कारीगर थे, ने स्वतंत्र रूप से अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया। गुटेनबर्ग के प्रेस में मूवेबल टाइप के लिए मिट्टी की जगह धातु का इस्तेमाल किया गया था। उसने एक खास स्याही भी विकसित की और छपाई के दौरान समान रूप से दबाव डालने के लिए एक वाइन प्रेस को बदलकर इस्तेमाल किया। गुटेनबर्ग की सबसे मशहूर रचना थी गुटेनबर्ग बाइबल, जो लगभग 1455 में छपी थी। इस उत्कृष्ट कृति ने उनके प्रिंटिंग प्रेस की खूबसूरती और सटीकता को प्रदर्शित किया। इसने यूरोप में बड़े पैमाने पर किताबों के उत्पादन की शुरुआत की। हालांकि गुटेनबर्ग के प्रेस ने पहले के आविष्कारों से प्रेरणा ली थी, लेकिन उसने उन्हें एक क्रांतिकारी तरीके से जोड़ा। धातु के टाइप, तेल आधारित स्याही और परिवर्तित प्रेस के उनके उपयोग ने छपाई के लिए एक अधिक टिकाऊ और कुशल प्रणाली बनाई। भाग 4। छपाई प्रेस ने यूरोप को जीत लिया। छपाई प्रेस जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गया। 1500 तक 250 से ज्यादा शहरों में प्रिंटिंग प्रेस थे। प्रिंटर, जिनमें से कई जर्मनी में प्रशिक्षित थे, ने पूरे महाद्वीप में अपनी दुकानें स्थापित कर लीं। इटली ने अपनी समृद्ध कलात्मक परंपरा के साथ छपाई को उत्साहपूर्वक अपनाया। वेनिस छपाई का एक प्रमुख केंद्र बन गया। फ्रांसीसी प्रिंटरों ने भी इसका अनुसरण किया और पेरिस और लियोन में प्रेस स्थापित किए। स्पेन से लेकर इंग्लैंड तक छपाई प्रेस ने सूचना के प्रवाह के तरीके में क्रांति ला दी। इसने बाधाओं को तोड़ा और लोगों को पढ़ने के साझा अनुभव के माध्यम से दूर दूर तक जोड़ा। भाग 5। छपाई द्वारा बदली हुई दुनिया। छपाई प्रेस सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं था, इसने समाज को बहुत गहराई से बदल डाला। किताबें ज्यादा सस्ती और सुलभ हो गईं, जिससे साक्षरता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। ज्ञान का प्रसार अब कुछ खास लोगों के नियंत्रण में नहीं रहा। लोग बाइबल को अपनी भाषा में पियराज सकते थे। वैज्ञानिक और विद्वान अपनी खोजों को व्यापक दर्शकों के साथ साझा कर सकते थे। छपाई प्रेस ने पुनर्जागरण, सुधार और वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा दिया। इसने नए विचारों को आवाज दी और पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती दी। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रह गई।